जहाँ तक पढ़े हैं ना होमवर्क एनसीईआरटी का, उससे आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे का होमवर्क पढ़ते हैं। बताइएगा, एनसीईआरटी का है, इसमें है संसद है, नेक्स्ट चैप्टर है संसद है, पार्लियामेंट है। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 होगा। धन विधेयक का वर्णन 110 में है। बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो क्या होगा। लोकसभा उपाध्यक्ष को, एक दूसरे को अपने देता है, ठीक है। ई देगा उसको, ऊ देगा उसको। आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पे किया गया है, तो क्या होगा। वर्ष 1971 की। क्या होगा, वर्ष 1971 की। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है, तो वर्ष 1971 की। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। कह रहा है कि भारत में लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है ना, लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो क्या होगा। अनुच्छेद 249 आता है। क्या आता है, अनुच्छेद 249 आता है। कह रहा है ना कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो अनुच्छेद 249 आता है। बताइएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है, तो क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है, तो इस राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, तो क्या होगा। क्या अनुच्छेद 105 है, अनुच्छेद 105 है। आगे कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 1/10 होता है। याद रखिए कितना, 1/10 होता है। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 1/10 होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित होनी चाहिए, तो क्या होगा। क्या होगा, 30 वर्ष होता है। कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित होती है, तो 30 वर्ष होता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, क्या होगा। बताइए। राज्यसभा का नहीं होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो क्या होगा। अनुच्छेद 253 है। क्या है, अनुच्छेद 253 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253 करता है। बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। तो भारतीय संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। आगे कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पे आधारित है। अतः यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो वर्ष 2026 तक रहेगा। आगे कह रहा है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो क्या होगा। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। कह रहा है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, क्या होगा। बताइए। 31वां संविधान संशोधन कितना, 1967 में हुआ था, सही है। आगे कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसे भंग किया जा सकता है, तो क्या होगा। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। संसद से संबंधित अनुच्छेद है, पार्लियामेंट संबंधित क्या है, आर्टिकल दिया हुआ है, इसे बोल रहा है संबंधित विषय वस्तु दिया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, बताइए। संसद का गठन, ये तो पता है ना, सरला 79, 80, 81 सरला याद रखिएगा, सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 80 में क्या है, तो 81 में लोकसभा है, याद रखिएगा। आगे है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 82 में है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन बोलेगा, अनुच्छेद 82 में है। संसद के सदनों की अवधि बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, 83 में। क्या है, 83 में है। आगे संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में है, तो क्या होगा, 84 में है। और संसद के सत्र सत्तावसान एवं विघटन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, 85 में है।
संसद के सत्र 17वां में विघटन बोलेगा तो 85 में। राष्ट्रपति के शब्दों का संबोधित कर तथा संदेश देने का अधिकार बोलेगा तो 86 में है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? 87 में है। किसमें? 87 में है। नेक्स्ट है संसदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार बोलेगा, किस अनुच्छेद में है? 88 में है। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार बोलेगा तो 88 में है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति बोलेगा किसमें वर्णन है? तो 89 में है। राज्यसभा का उपसभापति एक उपसभापति होगा तो 89 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति की पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में है? तो 90 में है। कितना है? 90 में। राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना 90 में है। नेक्स्ट है कि सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन, सभापति कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 91 में। कितना में? 91 में है। जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति का पद दोनों पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना क्या होगा? 92 में। क्या है? 92 में। कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना 92 में है। बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 93 में। कितना? 93 में है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 93 में है। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की रिक्त त्यागपत्र से हट जाना किस अनुच्छेद में है? क्या है? 94 में। कितना? 94 में है। नेक्स्ट है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? क्या होगा? 94। कितना है? 95। हाँ 95 में। कितना? 95 में है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 से बढ़ाकर 522 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 31वां संविधान संशोधन कब होगा? 1973 होगा। यहाँ पे 1967 नहीं 1973 होगा, याद रखिए 1973 होगा। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1973 में हुआ था, ना कि 1967 होगा। इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे आइए। 21वां हुआ था 1967 में, लेकिन 21वां बोलेगा तो हुआ था कितना हुआ था? 1973 में हुआ था, याद रखिएगा। 21वां बोलेगा तो 1967 में और 21वां बोलेगा तो 1973 में हुआ था, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना होना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 96 में। कितना अनुच्छेद? 96 में है। कह रहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष अपना अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना अनुच्छेद 96 में। बताइएगा नेक्स्ट सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में है? 97 में। कितना? 97 में। संसद का सचिवालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 98 में है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? 99 में। कितना? 99 में है। दोनों सदनों मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्तियां तथा गणपूर्ति कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में है। नेक्स्ट है स्थानों का रिक्त होना किस अनुच्छेद में है? 101 में है। कितना? 101 में है। संसद की सदस्यता के लिए निहरताएं किस अनुच्छेद में है? 102 में है। बताइएगा नेक्स्ट संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन सा अनुच्छेद में है? 103 में है। आगे कह रहा अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्धारित किए जाने पर भी संसद सदन में बैठे तथा मतदान करने पर दंड कौन सा अनुच्छेद में है? 104 में है। इस सबका वर्णन 104 में। आगे है कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है कि भारत निर्वाचन जो आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि नेक्स्ट है कह रहा है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो क्या सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में 6 है। तो कह रहा है ना कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश में 6 है। नेक्स्ट बताइएगा कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में कितने बार बढ़ा जा सकता है? तो 1 वर्ष में 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। हाँ, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 को आगे से नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए इसको खत्म कर दिया हुआ है। तब पूछेगा क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
और कब आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया, तो क्या होगा? 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। बताइएगा नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित होनी चाहिए? क्या होगा? 25 वर्ष। क्या होगा? 25 वर्ष। आगे कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा से सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य में से आते हैं? तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो क्या होगा? महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा जो है ना एक अस्थायी सदन है। ठीक है। राज्यसभा क्या एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसमें विघटित मतलब समाप्त तो नहीं कह सकता है राज्यसभा को। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्या होगा? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। नेक्स्ट है परिसीमन डिलिमिनेशन। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव उत्तर प्रदेश है। कह रहा है कि परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव मध्य उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो क्या होगा? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है भारत की संचित नीति से पर भारित व्यय है। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उसके संबंधित अन्य व्यय ये जब है ना भारत की संचित नीति पे भारित होता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी भारत की संचित नीति पे भारित होता है। नेक्स्ट है ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये भी क्या है? तो भारत की संचित नीति पे भारित है। आगे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन ये भी उसी पे है। किस पे है? तो भारत के संचित नीति पे वर्णन है, भारित है। ठीक है, वेतन भत्ते। आगे कह रहा है ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित हो, ये भी भारत की संचित नीति पे भारित है। आगे आइए, बताइएगा यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटाया जा सकता है। ठीक है। कह रहा यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो क्या होगा? 2। कितना है? 2। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो क्या होगा? 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है ना की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य होता है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाना। आगे है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो क्या होगा? बताइए। प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष के बराबर होने की स्थिति में हाँ तो कर रहा है, मेरा आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है। कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो क्या होगा? इसमें किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में करेगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा कि अभी ना मतलब अभी बताइएगा कि वर्तमान में जो है ना 18वीं लोकसभा जो अध्यक्ष हुआ मतलब ये चुनाव हुआ उसमें लोकसभा भी किसको चुना गया है? 18वीं लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा तो ओम बिरला को। अभी जो भी वर्तमान में अभी पढ़े थे ना क्वेश्चन अभी पढ़े थे क्वेश्चन कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसका कर्तव्य होता है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाना। तभी पता है वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन था? भर्तृहरि महताब था। ठीक है, भर्तृहरि महताब। ठीक है, भर्तृहरि महताब याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में है। बताइएगा राज्यसभा के वर्तमान नेता कौन है? राज्यसभा का नेता बोलेगा वर्तमान में जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा। और बताइए कि वर्तमान में विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? 10 साल बाद अभी वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है? महान नेता राहुल गांधी है। ठीक है, राहुल गांधी महान नेता है बाबू, ऐसी नहीं है, मोदी से बढ़िए है। आगे बताइएगा, अगला है नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए।
जी मावलंकर, यहाँ पूरा पार्लियामेंट में हालत खराब हो रहा है सब सत्ता पक्ष वाला क्यों, यहाँ जान रहा है कि यहाँ पे विपक्ष का नेता बहुत धाकड़ आया है, इसलिए सबका हालत खराब किए हुए हैं। अगर लोकसभा के 16वीं अध्यक्ष पूछे तो कौन है? लोकसभा के 16वीं हुआ, 18वां हुआ तो वो सुमित्रा महाजन न हुआ। 18वां कहाँ, इसमें 18वां में लोक मिलन हुआ है सर। 17-18 दोनों का ओम बिरला हुआ, 17 का वही हुआ महाजन। गजब हाल है। 16 का महाजन है ना, 16 का महाजन। हाँ ठीक है। आय कर कि लोक लेखा समिति यंत्र के महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति क्या होता है? यंत्र के महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद में पटल पर रखती है। आय कर कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो क्या होगा? 1 वर्ष का होता है। ठीक है। वह कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो क्या होगा? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अब नए पार्लियामेंट है, देखिए नए पार्लियामेंट है, नया संसद भवन। कह रहा है कि 28 मई 2023 को मोदी जी ने नवनिर्वाचित संसद भवन का उद्घाटन किया। तो बताइए कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था बताइए? 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को हुआ था। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। तो नया जो पार्लियामेंट है इसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय आकार है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसका निर्मित क्षेत्र क्या बोलेगा? 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार है। ठीक है। एक है ज्ञान द्वार है, एक शक्ति द्वार है, एक कर्म द्वार है। इसका लेकिन कोई नहीं करता है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता कितनी है? तो क्या होगा? 384 है। और लोकसभा में बैठने की क्षमता बोलेगा तो 888 है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे करे संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था बोलेगा टोटल कितना है? तो 1272 है। दोनों को जोड़िएगा तो 1272 होगा। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का बोलेगा तो 384 और लोकसभा का बोलेगा 888 है। और लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राज्यसभा का बोलेगा तो आंतरिक हिस्सा क्या है? कमल है। तो पूछेगा ना कि लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या होगा? मोर है। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो मोर है और राज्यसभा का बोलेगा तो क्या है? तो कमल है। और संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बोलेगा तो बरगद है। तो पूछेगा कि संसद भवन में राष्ट्रीय परिसर में क्या है? कौन सा वृक्ष का पेड़ है? तो बरगद का है। आप पुराने संसद भवन को आप संविधान सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। आगे करा कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर रहा है ना कि प्रत्येक जो वित्त विधेयक होता है वो धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन अगर धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। आगे आइए। आगे कह रहा है कि विशेषाधिकार समिति के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो क्या होगा? 25 लोकसभा और 15 राज्यसभा। क्या होता है? तो कहना है कि विशेषाधिकार समिति के दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होता है। ठीक है, लोकसभा में 15 होता है, राज्यसभा में 10 होता है। ठीक है, राज्यसभा से 10। देखिए संसद में सरकारी विधेयक मतलब गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो है ना मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन सरकारी विधेयक होता है सिर्फ मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक बोलेगा तो कोई भी मंत्री सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो क्या होगा? 12। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, 1980 से 1986। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? 1980। नरगिस दत्त, 1980 से 1986। बताइए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। हाँ थी। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकता है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? बताइए क्या होगा? जी मावलंकर। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट है, भारत का राजनीतिक व्यवस्था कौन सर्वोच्च होता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मोदी जी इसी को ले डूबे थे, लेकिन मोदी जी का क्या है? कुछ नहीं चला। अगला है, संविधान सर्वोच्च है ना, इसलिए आगे है
भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो क्या होगा? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर। कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर। आगे आइए कह रहा है कि धन विधेयक संसद के किस सदन पर पुनर्स्थापित किया जाता है? तो क्या होगा? केवल लोकसभा में। क्या होगा? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्या होगा? केवल विधानसभा में। क्या होगा? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। बताइए करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार से प्राप्त होने वाला राजस्व किस तिथि में जमा होता है? तो क्या होगा? भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो बताइए क्या होगा? आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत होता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है ना, किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आयकर लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार अनुमति प्रदान करता है? क्या होगा? निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। कह रहा है कि लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। आगे ये साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना है। अंतर दिया हुआ है कि साधारण विधेयक क्या होता है और धन विधेयक में अंतर में क्या, दोनों में अंतर क्या है। देखिए साधारण विधेयक क्या है और धन विधेयक मतलब ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। इसमें क्या रहा है कि साधारण विधेयक में क्या कर रहा है कि पहला इसमें पॉइंट है, कह रहा है कि इसमें साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी प्रस्तावित किया सकता है। साधारण विधेयक में क्या होता है ना कि लोकसभा तथा राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में क्या होता है, यह केवल क्या कहाँ प्रस्तावित होता है? केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे साधारण विधेयक में ये कह रहा है इसमें मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो होता है ना, साधारण विधेयक जो होता है उसमें मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य द्वारा, अभी ऊपर पढ़े थे ना, दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया सकता है। लेकिन इसमें क्या है, धन विधेयक में केवल सरकार के ही मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो सरकार है ना उसी का मंत्री प्रस्तुत कर सकता है धन विधेयक। आगे कह रहा है साधारण विधेयक में इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अगर साधारण विधेयक में क्या है ना कि इसे सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, लेकिन धन विधेयक में क्या है, इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक में क्या है, इसे सदन में राष्ट्रपति द्वारा संस्तुति से पुनः स्थापित किया जा सकता है। आगे है इधर साधारण विधेयक में ऑर्डिनरी बिल में ये क्या कह रहा है कि इसमें राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक में इसमें राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में क्या होगा, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया सकता है, इसमें नहीं किया सकता है। आगे साधारण विधेयक में क्या कह रहा है कि इसमें राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रख सकती है। तो बताइए कि साधारण विधेयक मतलब जो है क्या कर सकता है, राज्यसभा द्वारा संशोधित जो है क्या है साधारण विधेयक जो है राज्यसभा अधिकतम कितने महीने तक रोक के रख सकती है, तो 6 महीने तक। और अगर धन विधेयक बोलेगा तो क्या होगा, केवल 14 दिनों तक होगा, केवल 14 दिनों तक। आगे साधारण विधेयक में बोल रहा है कि इसमें राज्यसभा में भेजने के लिए इसे साधारण विधेयक जो होता है राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक में क्या है कि धन विधेयक में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है, अपोजिट है। आगे कह साधारण विधेयक में कि दोनों सदनों में अहमियत की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसमें दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। आगे का इसमें कह रहा है 7 पॉइंट में धन विधेयक में कह रहा है इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। आगे आ रहा है साधारण विधेयक में कह रहा है कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। साधारण विधेयक में कह रहा है कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री में प्रस्तुत न किया हो। आगे कह रहा है कि धन विधेयक में यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन विधेयक में कह रहा है कि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, इसमें भी बोल रहा है। आगे कह रहा है लास्ट पॉइंट कह रहा है कि साधारण विधेयक में इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है ना, इसमें राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें धन विधेयक में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है।
इसमें नहीं होगा। आगे कह रहा है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो कह रहा है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक क्या कर सकते हैं, नहीं बुलाई जा सकती है। आगे आइए, आगे कह रहा है कि प्राक्कलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी संसद के किस सदन के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है, तो क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कह रहा है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है कोई भी कानूनी लोकसभा 30 को सदस्य उसमें रहता ही है, तो करेगा कौन? हाँ, आगे कह रहा है कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो क्या होगा? संसद के किसी भी सदन में। कह रहा है कोई भी कानूनी विधेयक मतलब लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में। आगे कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल के संबंध में हो सकती है। कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों सदनों के संबंध में हो सकती है। आगे कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए, तो क्या होगा? 6 महीने का। कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का। आगे कह रहा है आकस्मिक निधि मतलब कॉन्टिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, तो क्या होगा? बिना संसदीय स्वीकृति के। कह रहा है आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, तो बिना संसदीय स्वीकृति के। नेक्स्ट है लोकसभा विधेयक को आम बहस किस वाचन में होती है, तो क्या होगा? द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो क्या होगा? समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन। कह रहा है कि कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो समापन प्रस्ताव। नेक्स्ट है यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक के रख सकती है, तभी पढ़े थे ना, 14 दिन तक। अगर धन विधेयक का बात करेगा 14 दिन, अगर साधारण विधेयक का बात करेगा कितना दिन होगा? 6 महीना ना। आगे करें यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे देता है। करें यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। आगे करें कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो क्या होगा? प्राक्कलन समिति। क्या होगा? प्राक्कलन समिति। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण में भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, क्या बताइए? बिना किसी राज्य की सहमति से। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट है संसद की लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट परीक्षण करना है। आगे कह रहा है कि भारत की संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो क्या होगा? संसदीय समिति के माध्यम से। कह रहा है कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समिति के माध्यम से। आगे आइए, बताइएगा कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो क्या होगा? 245 है, जिसमें 225 सदस्य राज्यों से होते हैं और 8 सदस्य किससे होते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। आप 12 सदस्य क्या होता है? राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना राज्यसभा में सदस्य 245 है और 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बोलिए। आगे कह रहा है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कैसा प्रस्ताव रखा जाता है, तो क्या होगा? विश्वास प्रस्ताव। कह रहा है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक, वर्ष 1961 में। कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई है? तो दहेज उन्मूलन विधेयक, वर्ष 1961 में। नेक्स्ट है लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है संसद में लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है विधानसभा की किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की समझी जाती है
जब वो सदन के सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, कह रहा है कि संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समझी जाती है जब वो सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक क्या रहे, अनुपस्थित रहे। आगे कह रहा है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून कब बना सकती है, क्या होगा? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। आगे कह रहा है किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है, क्या होगा? कह रहा है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, तो जब वह मंत्री किसी भी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों को गलत वर्णन कर देता है। आगे कह रहा है संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी होती है, क्या होगा? क्या होता है? 18 वर्ष होता है। कितना होता है? 18 वर्ष होता है। आगे कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा का हो सकता है। हाँ, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितनी अधिक से अधिक हो सकती है? तो 1 घंटा का। आगे कह रहा है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। संसद में जो स्थगन प्रस्ताव होता है लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। बताइए कि भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो क्या होगा? न्यायिक समीक्षा से। बताइएगा संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है, तो क्या होगा? भारत की है। हाँ, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, तो भारत की है। सदन की कार्यवाही प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। आगे कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होता है, 7 राज्यसभा से होता है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होता है टोटल? तो टोटल होता है 22। 15 होता है लोकसभा से, 7 होता है राज्यसभा से। तो ये था एनसीईआरटी का होमवर्क था। एनसीईआरटी का होमवर्क खत्म हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का जो है ना लूसेंट में होमवर्क जो है ना सारा, इसके पहले का जितना भी था इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं होमवर्क। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 है, पूर्व मध्यकाल है। 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी पूर्व है, ईस्वी तक है। इसमें फर्स्ट में उत्तर भारत राजपूत काल दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। इसके पहले का जितना भी सारा था होमवर्क सारा पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। नहीं देखें जाके देख लीजिए, पिछला क्लास में आपको सारा मिल जाएगा। बताइएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आंसर आप सभी लोग दीजिए। बताइएगा कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारत, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूर्व मध्यकालीन भारत इतिहास में 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में कौन सा काल? बताइए। राजपूत काल होगा। क्या होगा? राजपूत काल। ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो क्या होगा? दाहिर था। क्या था? दाहिर। कह रहा है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो दाहिर था। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था, तो क्या होगा? ब्राह्मणों को। क्या होगा? ब्राह्मणों को। नहीं समझिएगा कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबरू पर्वत पर एक यज्ञ किया और एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चलुक और सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? पहले ढिल्लिका था, बताइए। तोमरों ने किया था। कौन किया था? तोमरों ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया? तोमरों ने। बताइए उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? क्या होगा? कुंभा हुआ। क्या होगा? राणा कुंभा हुआ। याद रखिएगा। कह रहा है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो कौन था? अरब था। क्या था? अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों की उनके राजधानियों का मेल मतलब बैठाएं। इसमें सूची 1 में दिया, सूची 2 दिया हुआ। बताइए कि प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था? तो क्या होगा? कन्नौज। क्या था? कन्नौज था। प्रतिहार वंश का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। चंदेल का क्या कहाँ था? तो खजुराहो। क्या था? खजुराहो। परमार का बोलेगा तो परमार या पवार, तो धार था। क्या था? धार। चालुक्य या सोलंकी बोलेगा तो क्या था राजधानी? अहिंदवाड़ा था। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है, वो कौन सा है? तो क्या होगा?
भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, ठीक है। आए है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? आबू पर्वत में। कहाँ? आबू पर्वत में है। नेक्स्ट है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। कौन किया? चंदेल राजपूत ने किया था। बताइएगा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? ययाति केसरी ने। क्या होगा? ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। कौन थे? भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने लिखा। किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा है। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसमें मिलान करना 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। इसमें राजवंश दिया हुआ, इसमें राजधानी दिया जाएगा कि चौहान या चहमान वंश की राजधानी कहाँ था? तो क्या होगा? अजमेर। क्या होगा? अजमेर। गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कहाँ था? तो क्या होगा? कन्नौज। क्या है? कन्नौज। गुहिलौत या सुसुदिया वंश की राजधानी कहाँ था? चित्तौड़। और कलचुरी या हाई वंश की राजधानी बोलेगा तो त्रिपुरी। तो चहमान बोलेगा तो अजमेर, राठौर बोलेगा तो कन्नौज, सिसोदिया बोलेगा चित्तौड़, और हाई बोलेगा कलचुरी बोलेगा तो त्रिपुरी है। आगे आइए, बताइएगा कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? बताइए राजस्थान के इतिहास का प्रणेता बोलेगा तो कर्नल टाड। क्या है? कर्नल टाड। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना। राजवंश दिया हुआ है, इसमें राज क्षेत्र दिया हुआ है। कौन सा राजवंश का राज क्षेत्र क्या था? बताइए चौहान वंश का राज क्षेत्र क्या था? दिल्ली व अजमेर था। क्या था? दिल्ली अजमेर। प्रतिहार का बोलेगा तो क्या होगा? प्रतिहार का कन्नौज। क्या होगा? कन्नौज। परमार का बोलेगा तो क्या होगा? मालवा। क्या होगा? मालवा। और चालुक सोलंकी क्या होगा? तो काठियावाड़ होगा। क्या होगा? काठियावाड़। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है। इसमें राजवंश दिया हुआ, इसमें राज्य क्षेत्र दिया हुआ। बताइएगा कि चंदेल का क्या होगा? चंदेल का बोलेगा तो जिजाक भुक्ति है बुंदेलखंड होगा, ठीक है। आगे कलचुरी का बोलेगा क्या? कलचुरी का छेदी होगा। क्या? छेदी। और गढ़वाल या राठौर का क्या होगा? गढ़वाल या राठौर का बोले तो कन्नौज होगा। और गोहिलोत का क्या होगा? गोहिलोत का बोलेगा तो मेवाड़ होगा, मावाड़। इसमें भी मिलान करना है। 22 नंबर क्वेश्चन में राजवंश दिया हुआ है और संस्थापक दिया। कौन सा राजवंश का संस्थापक कौन था? अरे चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान का बोलेगा तो वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। परमार का बोलेगा तो सोवक द्वितीय श्रीहर्ष। चालुक्य या चौलांकी बोलेगा तो मूलराज प्रथम। और चंदेल का बोलेगा तो नानुक चंदेल। नेक्स्ट आइए, इसमें मिलान करना। इसमें कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए कि इसमें राजकोट वंश का जो है ना, इसमें गलत है विद्यालय। तो विद्यालय वंश का राजकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या होगा? राजकोट का बोलेगा तो राजकोट का दंती दुर्ग था ना, दंती दुर्ग था। और चंदेल का कौन था? चंदेल का संस्थापक कौन था? चंदेल का बोलेगा तो ननुक चंदेल। और गढ़वाल का बोलेगा तो चंद्रदेव। और कलचुरी का बोलेगा तो कोकल प्रथम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहेगा कि हरिकेल नाटक का रचयिता कौन है? हरिकेल नाटक का रचयिता बोलेगा तो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ है, मतलब इसको बिसल देव कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। कह रहा है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिदों की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय में जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? तो क्या होगा? राणा रतन सिंह। क्या है? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है। क्या है? धर्मपाल। बताइएगा नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, कौन सा मंदिर है? कन्हैया महादेव खजुराहो। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कन्हैया महादेव मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो क्या होगा? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? क्या होगा? धर्मपाल। क्या है? धर्मपाल। नेक्स्ट है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? क्या होगा? नागर शैली में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। अब बताइएगा कि राम मंदिर जो बना है अयोध्या में किस शैली में निर्मित है? तो क्या होगा? नागर शैली में निर्मित है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? पाल, प्रतिहार और राजपूत।
कह रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार, राजकोट। नेक्स्ट रहेगा कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। क्या है? मोहम्मद कासिम। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित? जगन्नाथ मंदिर बोलेगा तो उड़ीसा में है। कह रहा है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। कौन थे? नरसिंह प्रथम। अजय पाल के संस्थापक कौन थे? अजय पाल के बोले संस्थापक अजमेर के थे। अजमेर के थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? क्या होगा? भोज परमार। क्या है? भोज परमार। नेक्स्ट है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन सा है? बताइए क्या होगा? राम समरांगन सूत्र और सरस्वती कंठभारन और योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व है। तो कह रहा है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन है? समरांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठभारन, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व है। आगे कह रहा है कि समरांगन सूत्रधार का विषय क्या है? तो क्या होगा? क्या होगा? स्थापत्य शास्त्र होगा। क्या होगा? स्थापत्य शास्त्र होगा। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निसार्थित हो गए। अधारा, निराधारा, निरामरा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे, दिवंगते। यह युक्ति किस शासक से संबंधित है? क्या होगा? भोज परमार से। बताइएगा। नेक्स्ट किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र का संरक्षण मिला? जयसिंह सिंधराज और कुमारपाल। कह रहा है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र का संरक्षण मिला? जयसिंह सिंधराज और कुमारपाल। आगे आइए। बताइएगा कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था? वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रमणता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी का परास्त किया? भीम द्वितीय। क्या हुआ? भीम द्वितीय। नेक्स्ट है किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव। कौन था? धंगदेव। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? त्रैकूटक संवत। क्या है? त्रैकूटक संवत। बताया किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर कल्प द्रुम या कुल कीर्त कल्प नामक वृद्धि ग्रंथ की रचना की? क्या होगा? गोविंद चंद्र है। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध बोलेगा तो 1194 में हुआ था। किसके मत हुआ था? तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो चंदावर का युद्ध 1194 हुआ था, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है नैषेत्र चरित्र खंडन खंड खाद के रचित श्री हर्ष की शासक राजकवि थे? तो क्या होगा? जयचंद्र के। नेक्स्ट निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में है। इसमें मिलान करना, ग्रंथकार दिया हुआ है और ग्रंथ किसका था? राजरानी किसका है? कलहन का है ना? राजरानी कलहन का है। अब विक्रमादित्य रचित बोलेगा तो बिलहन का है। अब पृथ्वीराज विजय बोले किसका? पृथ्वीराज विजय बोलेगा तो जैनक का है। ठीक है। और ललित बिगड़ा राज बोलेगा तो सोमदेव का है। तो कलहन का बोलेगा राजतरंगिणी, बिलहन का बोलेगा विक्रमदेव चरित्र, जननायक का बोलेगा तो पृथ्वीराज विजय और सोमदेव का ललित बिगड़ा राज है। नेक्स्ट आइएगा कह रहा है कि किस स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राजकोट के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? क्या होगा? कन्नौज। कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो क्या होगा? वत्सराज। क्या है? वत्सराज। नेक्स्ट त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। ठीक है। आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ अंत किस राजवंश ने किया था? क्या होगा? प्रतिहार। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति का हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण में उत्तर की ओर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे कौन? राजकूट। कौन था? राजकूट। बताइएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश संस्थापक बोलेगा तो गोपाल। क्या था? गोपाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंदगिरी या मुंगेर। राजकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिद्रु या दंतिवर्मन द्वितीय। राजकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मानखेत।
बताइएगा नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी? आदि बराह बोले मिहिर भोज। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं वंश इस वंश के शासकों को बोरा काका को कहा था? अल मसूदी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? क्या होगा? महेंद्रपाल प्रथम था। कौन था वो शासक? महेंद्रपाल प्रथम था। कह रहा है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो महेंद्र प्रथम। बताया कि प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार अर्थात राम द्वारपाल थे। क्या होगा? लक्ष्मण। क्या होगा? लक्ष्मण। नेक्स्ट कह रहा है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या कहते थे? बताइए। सामंती सरदारों ने चुना था। कह रहा है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडिडल उत्तरापथ स्वामीन कहा था? कौन कहा था? धर्मपाल। क्या था? धर्मपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोइडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था? धर्मपाल। नेक्स्ट है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? क्या होगा? पाल। क्या होगा? पाल। नेक्स्ट है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग के रचयिता कौन है? जिमुतवाहन। क्या है? जिमुतवाहन। नेक्स्ट है, रामचरित्र की रचना किसने की? तो क्या होगा? संध्याकार नंदी। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने? सेन वंश ने। क्या किया? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या होगा? सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। नेक्स्ट है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? क्या होगा? बल्लाल सेन। क्या है? बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर का रचना किया? क्या होगा? बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश का। क्या होगा? लोहार वंश का। आगे आइए। बताया कि कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। अर्थात कायस्था का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। इसमें है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बताइएगा नागर शैली में क्या है? बताइए नागर शैली में बोले तो नागर शैली में क्या है? उत्तरी भारत में हिमालय में बिंद तक है। उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक क्या है? तो नागर शैली है। और बेसर शैली बोलेगा तो बिंद से कृष्णा तक है। बिंद से कृष्णा बोलेगा तो बेसर शैली। और द्रविड़ शैली बोलेगा तो कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। हाँ, तो द्रविड़ शैली बोलेगा कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। आगे आइए। बताया कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश और उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल-बरूनी की। किसका? अल-बरूनी का है। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। मंदिर दिया हुआ है और निर्माता दिया हुआ है। कौन सा मंदिर का निर्माता कौन था? बताइए लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर, इसका निर्माता कौन था? क्या होगा? केसी नरेश था। और जगन्नाथ मंदिर पुरी का बोलेगा तो इसका निर्माता आनंद वर्मा चोंडांग पूर्वी गंग नरेश था। और सूर्य मंदिर कर्नाटक कोणार्क बोलेगा तो नरसिंह देव जो पूर्वी गंग वंश के थे। बताइएगा नेक्स्ट कह रहे हैं गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय से है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय से। आगे आइए। बताया कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। उदनपुरी विश्वविद्यालय बिहार सिर्फ नालंदा जिला का मुख्यालय है। बिहार का संस्थापक था कौन? बताइए। गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कलहनकृत राज रंगनी में कुल कितने तरंग है? 8 है। इसमें सुनिश्चित करना है। मंदिर है, निर्माता है। बताया कि चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो में है। इसका निर्माण किसने किया था? एसो वर्मा ने किया था। कन्हैया महादेव खजुराहो का निर्माण किसने किया था? धंग ने किया था। विमल सही मंदिर अबू दिलवाड़ा का किसने किया था? विमल शाह वैश्य ने किया था।
और लूसन वसही देवरानी जेठानी मंदिर का बाबू दिलवाड़ा बोलेगा तो तेजपाल व वास्तुपाल ने किया था। इसमें भी मिलियन करना है। सूची 1 हुआ, सूची 2 दिया। बताइए कि मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहाँ है? क्या बोलेगा? अमरकंटक में है। और 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? भेड़घाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा कर्नाटक में है। कहाँ है मोढेरा? गुजरात में है। गुजरात में, हाँ। चमुक मंदिर कहाँ है? चमुक बोलेगा तो पलिताना में है। रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक, ठीक है। आगे जो है ना कल पढ़ लेंगे। इसका आगे दिया हुआ जो पूर्व मध्यकाल 650 से 1206 ईस्वी, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य, क्या कल पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग लूसेंट में आगे बहुत ज़्यादा है, इसलिए आगे आएगा कर लेंगे क्लास। इस सब का क्लास आगे कर लेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा, बहुत है। लेकिन पढ़ना है ना, होमवर्क पढ़ना है ना, ठीक है ना। होमवर्क जितना दिया है उसको तो करवाना है डिस्कशन, ठीक है ना। करने दिया यहीं तक। बाकी सारा क्लास पिछले जो इतना क्लास हुआ है सब लोग को क्लास देख लीजिएगा। पीछे का जो भी क्लास हुआ है ना 1 से 5 तक 6 तक जो भी हुआ है सारा क्लास को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। तो आए क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।